हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि हम सेट लगाएंगे, उसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं। यदि आप बिहार डीएलएड की तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा कि बिहार डीएलएड में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मतलब कि 20 मार्क्स का साइंस से प्रश्न आता है और उसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स मतलब कि पहले जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लगाएंगे और उसके थ्योरी को समझेंगे। सो हम इस क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साइंस को कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायो। ये जो तीनों भाग है, ये तीनों से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी प्रश्नों को लगाएंगे। मतलब कि जो टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। मतलब कि नींबू के खट्टा होने के पीछे कौन सा कारण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक को किस नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक को शॉर्ट फॉर्म में HCl कहा जाता है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, या टार्ट्रिक अम्ल के कारण, या साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल के कारण, निम्नलिखित में से किस कारण जो है नींबू खट्टा होता है। तो आपको बता दे कि ये जो खट्टा हो गया या खट्टा, ये नींबू खट्टा, ये किस चैप्टर से आता है, तो एसिड बेस एंड साल्ट। यदि आप एसिड बेस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़े होंगे, आप रीजन जाने होंगे कि नींबू खट्टा क्यों होते हैं। नींबू खट्टा होने के पीछे सिट्रिक अम्ल, मतलब कि जो यहाँ पे साइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, नींबू का खट्टा होता है। वही प्रश्न में पूछता कि हमारा आमाशय में जो रस पाया जाता है वो किस कारण, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस कारण होता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके कारण खट्टा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो हमारा आमाशय है, आमाशय मतलब कि पेट, वो खट्टा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के कारण कौन सा, तो विनीगर। यदि आप नाम सुने होंगे तो विनीगर किससे बना होता है, विनीगर के खट्टा होने के पीछे कौन सा कारण है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल। वही बात करें कि टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली, मतलब कि इमली जो खट्टा होता है, इमली के खट्टा होने के पीछे कौन सा कारण है, तो इमली के खट्टा होने के पीछे कारण है टार्ट्रिक अम्ल। और नींबू के लिए कौन सा है, तो नींबू के लिए साइट्रिक अम्ल। आप बात करिए तो हो गया नींबू, या हम बात करें तो संतरा, मतलब कि जो संतरा भी खट्टा होता है वो भी खट्टा किसके कारण होता है, तो वो भी सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। यदि प्रश्न में पूछता है कि यदि नींबू के जगह पे संतरा डालकर या संतरा किस कारण से खट्टा होता है, तब को क्या मरना है, साइट्रिक अम्ल। इमली पूछे तो टार्ट्रिक अम्ल, वही टमाटर पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल, तो अलग अलग होते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि वायु एक है, मतलब कि वायु क्या है, वायु एक डैश है, मतलब कि वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघत है, निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु एक तरह का मिश्रण है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु मिश्रण क्यों है, वायु के मिश्रण होने के पीछे क्यों कारण ये है कि वायु में क्या क्या पाया जाता है। वायु में एक तो ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, पहला हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद बात करें तो ऑक्सीजन के बाद बात करें तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो ये हो गया नाइट्रोजन गैस। उसके बाद बात करें तो हाइड्रोजन गैस, मतलब कि जो वायु है, वायु में इसके अलावा एक्सेट्रा, मतलब कि इसके अलावा ये बहुत सारे के गैस होते हैं। तो वायु में क्या होते हैं, ये सभी के सभी गैस क्या होते हैं, ये सभी के सभी गैस मिले होते हैं। और इन सभी के मिलने के कारण क्या होता है, ये सभी के सब एक अनुपात में, मतलब कि ये किसी अनुपात में न मिलके और अनुपात में मिलते हैं, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इस कारण से हम वायु को मिश्रण बोलते हैं। तो वायु क्या है, सॉरी गलत मार दिए हैं, वायु क्या है, वायु मिश्रण है, ना कि तत्व है। वायु क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है। मतलब कि विरंजक चूर्ण को किसके नाम से जानते हैं, तो विरंजक चूर्ण को हम
आम भाषा में क्या बोलते हैं, सॉरी भूल गया। विरंजक चूर्ण के लिए हम याद आएगा तो हम बता देंगे कि विरंजक चूर्ण का आम भाषा में हम क्या बोलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, और असत्य का अर्थ यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में कौन सा गलत कहा जा रहा है। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। मतलब कि निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण, मतलब कि विरंजक चूर्ण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात विरंजक चूर्ण के लिए गलत कहा गया है। तो जो जल में अधिक विलय होता है, तो विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, तो ये सही है। मतलब कि जो विरंजक चूर्ण होता है ना, उसका रंग हल्का पीले रंग का होता है, वो ऑक्सीकारक भी होता है, और उसको क्या करेगा, तनु अम्ल, मतलब कि तनु अम्ल किसको बोलते हैं, तनु अम्ल HCl को, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं, तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। तनु अम्ल के नाम से किसको जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जानते हैं। यदि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कहा जाता है, क्लोरीन की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित किया जाता है। मतलब कि तनु अम्ल की प्रतिक्रिया, जब तनु अम्ल मतलब कि HCl जब अभिक्रिया करता है तो किसका निष्कासित होता है, तो क्लोरीन गैस का निष्कासित होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो जल में अधिक विलय होता है, मतलब कि जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण विलय जल में होता है लेकिन अधिक नहीं होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लिख दिया कि अधिक, तो अधिक के कारण क्या हो जाएगा, ये अधिक के कारण असत्य हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जितना भी बात कहा गया कि हाँ विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, वो ऑक्सीकारक भी होता है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवाने पर क्लोरीन निष्कासित कर देता है। मतलब कि क्लोरीन गैस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जब हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पारद धातु मिश्रण है। मतलब कि पारद धातु का अर्थ क्या है, पारद को हम पारा के भी नाम से जानते हैं। पारद को हम किस नाम से जानते हैं, पारा के भी नाम से हम किसको जानते हैं, पारद को जानते हैं। तो पारद धातु क्या है, एक पारद धातु किसका मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होते हैं, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक मिश्र धातु होती है। मतलब कि जो पारद धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त, मतलब कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है। मतलब कि ये क्या होती है, पारद युक्त मिश्र धातु। मतलब कि पारा को आप किसी और धातु के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, मतलब कि पारा को अब आप किसी और धातु के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो किस चीज का निर्माण करेंगे, तो वो पारद का निर्माण करेंगे। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हम यदि इसकी उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम दांत को भरने में करते हैं। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का दांत खोखला हो गया है या किसी भी तरह से उसका दांत अति हो गया है तो किससे भरा जाता है, तो पारद से भरा जाता है। और ये जो पारा है वो पारा सभी चीज से अभिक्रिया करता है, सिर्फ फेरस से नहीं करता। मतलब कि यदि पारा फेरस के साथ है तो उसको हम पारद नहीं बोलेंगे। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट, मतलब कि किसी भी धातु के साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको पारद बोल देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कोयले का समान प्रकार है। मतलब कि कोयले का समान प्रकार कौन सा है, बिटुमिनस है, और बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, या कोक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का समान रूप है। तो आप क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, तो बोल रहा है कि कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार कौन है, बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या कोक। तो ये जो बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है, दोनों के दोनों किसका प्रकार है, तो दोनों का दोनों कोयला का प्रकार है। मतलब कि कोयला को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है ब्यूटिमिनस, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है पीट। तो जो सबसे अच्छा होता है, यहाँ क्या करा है, सामान्य प्रकार, सामान्य प्रकार जो सभी जगह पे मिल जाए तो वो कौन सा है, बिटुमिनस। मतलब कि बिटुमिनस सब जगह पे मिल जाता है। और यदि इसकी हम कार्बन की इसमें मात्रा बात करें तो ये 90 से 70 से 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। और वही बात करें कि एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है।
और इसमें क्या पाया जाता है 90% से अधिक क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है। ये अच्छा ताप देता है बिटुमिनस की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करा है कि कोयले का सामान्य प्रकार, तो ये हो गया सामान्य प्रकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है, मतलब कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी, स्तनी का अर्थ यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे स्तनी लिखा हुआ है, तो स्तनी का अर्थ हो गया कि वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सके उसको क्या बोलते हैं, स्तनी बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य का बच्चा, मनुष्य का बच्चा क्या क्या होता है, उसकी माँ क्या करती है, दूध पिलाती है। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये सब क्या है, ये सब वैसा स्तनी जीव है जो अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है। गाय को माना गया है मयूर, मयूर मतलब क्या होता है, मोर, मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सिंह के बोला गया या बाघ को बोला गया है। निम्नलिखित में से किसको अथी बोला गया है राष्ट्रीय स्तनी, तो वो कौन सा आ गया, बाघ। मतलब कि जो बाघ है वो अपने बच्चे को क्या करता है, दूध पिलाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको राष्ट्रीय स्तनी माना गया है। यही क्वेश्चन आता है इसके जगह पर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यदि राष्ट्रीय पक्षी पूछता तो हम क्या मारते हैं, मयूर मारते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय स्तनी कौन है, तो वो हो गया बाघ। बाघ को राष्ट्रीय स्तनी मानने के पीछे का कारण हम बताते हैं। बाघ को राष्ट्रीय स्तनी मानने का मुख्य कारण ये है कि पहला तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूसरा कि जो हमारे देश मतलब कि भारत देश में जो बाघ है इसकी संख्या कम गई है, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इसको संरक्षित करके रखने के लिए, इसके विकास के लिए क्या किया गया है, इसके विकास के लिए इसको राष्ट्रीय स्तनी पशु मान के रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कह रहा है निरिशंस प्राणी कौन सा है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा निरिशंस प्राणी है। निरिशंस प्राणी का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, निरिशंस प्राणी का अर्थ है कि वो दूसरे जीव को मार देता है या उसके अंदर दया भाव नहीं है। जैसे कि डॉल्फिन क्या करता है, डॉल्फिन या कोई जीव होता है जैसे गाय हो गया या किसी भी जीव होता है, वो क्या होता है उसके अंदर दया होता है, ममता होता है, वो क्या करता है किसी और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर निरसंस का है कि वो दूसरों को ठेस दे, दूसरों को वो ठेस पहुंचाए, दिक्कत पहुंचाए, उसको क्या सा बोलते हैं, निरसंस प्राणी बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से निरसंस प्राणी कौन सा है, पेन्यूरिन, हेल, ऑटर और कछुआ। तो जो हेल मछली के बारे में सुनते होंगे, तो हेल मछली क्या करता है, अपने से जितने भी छोटे मछली होते हैं या जीव होते हैं उसको क्या करता है, मार के खा जाता है। तो निरिशंस प्राणी कौन सा हो जाएगा, तो हेल को निरिशंस प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि मतलब कि यदि हम जल से मछली को बाहर निकाल देते तो मछली क्यों मर जाती है। ऑप्शन ए में बोल रहा है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, मतलब कि जब हम उसको जल में से बाहर निकाल देते हैं तो उसको अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो मर जाता है, मतलब कि ये तो ऐसा ही गलत है, मतलब कि ऑक्सीजन न मिलने से ही तो मर जाती है। दूसरा में कह रहा है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो श्वास नहीं ले पाती है, तो ये बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब कि जब हम मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाती है। मछली सांस कैसे लेती है, गिल्स के माध्यम से लेती है। और मछली रहती कहाँ है, मछली जल में रहती है। मछली जब तक जल में रहती है तो क्या करती है, उसके अपने मुंह के माध्यम से पानी को लेती है और पानी क्या होता है उसके गिल्स से बाहर निकलता है। और जब पानी मुंह से गिल्स की ओर जाता है तो गिल्स ही उसका क्या है, श्वसन मार्ग है। जैसे कि हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, उसी तरह मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स से सांस लेती है। तो जो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन होता है वो गिल्स क्या करता है, वो गिल्स ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है और वो ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है। और इस माध्यम से क्या होता है, इस माध्यम से मछली सांस लेती है। लेकिन वही हम जब मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, जब हम मछली को जल से बाहर निकाल दिए तो वो ना ही पानी को अंदर ले पाएगी, और ना ही वो जब पानी को अंदर ले पाएगी तो ना ही उसके ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा गिल्स में, और ना ही वो श्वसन ले, इस कारण से वो मर जाती है। तो उसका श्वसन मार्ग क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया, वो जल में नहीं चल पाती है। ऑप्शन डी भी गलत ही है, ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे का किस प्रकार पहचानती है। मतलब कि जो मधुमक्खी है वो अपने कॉलोनी को किस तरह से पहचानती है। तो आप देखे होंगे कि मधुमक्खी जो होती है वो झुंड में रहती है, मतलब कि मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। और एक छत्ते में
हजारों मधुमक्खियां होती है, तो वो किस में होती है, झुंड में होती है। तो वो कैसे अपने कॉलोनी, मतलब कि कैसे अपने कॉलोनी को पहचानती है, कैसे अपने झुंड को, कॉलोनी का अर्थ हो गया कि कैसे वो अपनी झुंड को पहचानती है, कि सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या स्पर्श से। मतलब कि जो मधुमक्खी होती है वो नृत्य से, वो कैसे पहचानती है, तो नृत्य के माध्यम से वो एक दूसरे को पहचानती है। और मधुमक्खी में क्या होता है, मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है, मतलब कि जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, और इसके अलावा अलग अलग कार्य करने वाले कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं और अलग अलग कार्य करने वाले मधुमक्खी होती हैं। और उसमें नृत्य से क्या करते हैं, नृत्य के माध्यम से वो अपने झुंड को, अपने कॉलोनी को पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मतलब कि जो मनुष्य है उसके जीवन काल में कितना बार उसके 2 दांत, मतलब कि 2 बार दांत विकसित होते हैं। तो यदि आप क्लास 10th में या कहीं भी आप पढ़े होंगे तो हमारा जो मनुष्य का दांत होता है, वो जो शुरू का जो 20 दांत होता है, उस 20 दांत को क्या बोलते हैं, दूध वाला दांत। वो क्या होता है, वो हमको लगता है 10 से 12 साल पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो दांत टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर से नया दांत आता है। मतलब कि जो दूध वाला दांत होता है वही दोबारा विकसित होता है। तो कितने दांत होते हैं, तो वह दांत की संख्या 20 होती है। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो यदि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो पहले तो 20 क्या हो गया, 20 दांत हो गया दूध का दांत जो टूट जाता है। इसके अलावा हमारे 32 दांत और जो दोबारा उगते हैं 20, और इसके अलावा 12 और मतलब कि 32, मतलब कि टोटल 52 दांत। मतलब कि एक मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की को लगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और आप बताएं कि हाँ बिहार डीएलएड 2026 के इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि आप कोर्स परचेज भी करना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लास के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां से क्या कर सकते हैं, क्लास को परचेज कर सकते हैं। वहां पे लाइव क्लासेस करवाए जाते हैं। इसके अलावा 24/7 नोट्स आपको दिया जाएगा। इसके अलावा डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। आप यदि लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पे क्या कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। और यदि आप कोई व्यक्ति लेट से वीडियो देख रहा है, इसका प्लेलिस्ट भी आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में मिलेगा। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सॉरी, मतलब कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्र होती है, ठोस होती है या कीलक होती है। तो बात करते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। खोखली होने के कारण क्या होता है, इसमें अस्थिमज्जा पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, अस्थिमज्जा में आप पढ़े होंगे कि वहां पे ब्लड बनता है। तो वो क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर का पैर होता है, वो मनुष्य का जो शरीर का पैर होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाएं होती है। मतलब कि जो मनुष्य की कुल खोपड़ी, मतलब कि जो खोपड़ी है, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है उसमें कुल कितनी अस्थियाएं होती है। तो अस्थियाएं की बात करें तो हमारा जो कपाल होता है, कपाल मतलब कि हमारा माथा, उस कपाल में कितना होता है, कपाल में 8 होता है। कपाल में कितना होता है, 8 होता है। वही बात करें कि हमारा जो कर्ण है, कर्ण की बात करें तो हमारा कर्ण में कितना होता है, कर्ण में 1 होता है, सॉरी कर्ण में 6 पाया जाता है। वही बात करें कि जो हमारा कंठ है, कंठ उसमें कितना अस्थिमज्जा पाया जाता है, तो कंठ में 1 अस्थिमज्जा पाया जाता है। और वही बात करते हैं कि जो हमारा मुखड़ा, मतलब कि जो हमारा चेहरा बात करे, फेस बात करे या फेशियल बात करे, तो हम क्या लिख देते हैं, चेहरा लिख देते हैं, चेहरा, फेस या फेशियल। जिस पे फेशियल करवाया जाता है जिस पार्ट पे, उसमें कितना पाया जाता है, मे भी उसमें 14 पाया जाता है। तो कितना है, 14 1 15 5 20 और 3 23 और 6 29, मतलब कि कितनी अस्थियाएं पाई जाती है। तो कुल कितनी अस्थियाएं होती है, तो कुल 29 अस्थियाएं पाई जाती है। जिसमें से कपाल में 8 पाया जाता है, कर्ण में 6 पाए जाते हैं, कंठ में 1 पाया जाता है। ये हो गया कर्ण। कर्ण का अर्थ है कान। कर्ण मतलब यहाँ पे कर्ण को हम क्या लिख देते हैं, कान लिख देते हैं। कर्ण संस्कृत में कर्ण बोलते हैं, कान में 6
उसके बाद बात करें कपाल, जो हमारा ब्रेन है उसमें 8, हमारा जो चेहरा मुखरा है उस मुखरा पे 14 और कंठ 1। सो टोटल कितना होता है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, मतलब कि आधुनिक पूर्वज मनुष्य के हाल पूर्वज कौन सा है? तो आज से 20,000 30 साल 1,100 पहले थे, उसको क्रो मैग्नेन मनुष्य बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रो मैग्नेन मनुष्य बोलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है माँ पौधे की बात पौधा मिलता है, मतलब कि जो माँ पौधे होते हैं उसकी बात पौधा कहाँ मिलता है? बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी में से नहीं, ए और बी दोनों में। मतलब कि माँ पौधे के बाद ही पौधा कहाँ मिलता है? तो वो बीजों से भी प्राप्त होता है और कटा से भी प्राप्त होता है, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, मतलब कि सेल में पाया जाने वाला, सेल क्या होता है? सेल के बारे में बता दे कि सेल को क्या बोला जाता है? सेल को हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। मतलब कि सबसे हमारे बॉडी में बात करें कि सबसे छोटा इकाई का कौन सा है? तो वो सेल है, और वो कितना कार्यात्मक है, वो बहुत सारा कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मात्मक एवं कार्यात्मक की इकाई भी बोलते हैं। यदि डिफिनीशन बोलता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि सेल इज कोशिका एक सूक्ष्मात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और इसमें 80% से अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें 80% से अधिक जल पाया जाता है। वही बात करें कि चर्बी, प्रोटीन और खनिज, ये तीनों है। मतलब कि बात करें चर्बी, प्रोटीन फैट, फैट को कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चर्बी, प्रोटीन, चर्बी और खनिज, खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल। इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये कितना पाया जाता है? ये 20% पाया जाता है। तो ये 80% जल पाया जाता है और 20% में चर्बी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है एंड खनिज पाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है, मतलब कि जो इंसुलिन है वो कहां से प्राप्त होता है? तो अदरक के प्रकंड से, डालिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से। तो ये डालिया के जड़ों से होता है। इसके अलावा पहले समय में कुछ जीव के चर्बी से भी हम क्या करते थे? तो इंसुलिन को प्राप्त करते थे, और हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में क्या बनता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। जो क्या होता है? पैनक्रियाज, मतलब कि जो हमारे बॉडी में